हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज की, जो हमने शुरुआत की है उसी का ये थर्ड पार्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर अभी तक चल रहा है और जिसमें कि हमने अभी तक 35 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले उन 2 लेक्चर को जरूर देख लें ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएं। और उसके बाद जितने भी आपको सीरीज वाइज जो चैप्टर मिलेंगे उन्हें जरूर कंटिन्यू देखिएगा। बाकी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइमली सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएं। आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो या आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि ईएमआरएस, एनवीएस, डीएसएसबी और आपका केवीएस, इनके ऑलमोस्ट सिलेबस जो हैं वो 1-2 टॉपिक को छोड़ते हुए सारे टॉपिक जो हैं ऑलमोस्ट सेम। तो आप लोग चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन में फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ये सारे टॉपिक जो हैं इनसे 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, प्लस आपको अच्छे से करना भी है। और हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टेस्ट सीरीज में या कह लीजिए इस सीरीज में मैंने ग्रेजुएशन तक की चीजों को रखा है। तो अगर आप पीजीटी लेवल में भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वहां भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें और जितना हो सकता है, क्योंकि बनाने में काफी टाइम लगता है, तो जितना हो सकता है उतना इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि और बच्चों तक ये चीजें पहुंचे। क्योंकि मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि एक तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सीरियसली बहुत ज्यादा टाइम लगता है हर चीज को बनाने में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, हमारे 35 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो चुके हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो अब ये जो वीडियो रहेगी फ्रांसीसी क्रांति की, लास्ट रहेगा पार्ट, जिसमें कि हम ओवरऑल सारी चीजों को कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर डीएसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, तो हम उसी को ही पहले हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन आपका कंप्लीट करा दिया जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे और चीजों को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा चुकी हूं, तो हम सीधे अपने डायरेक्टली 35 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अभी तक आप लोगों को सबको, जितने भी बच्चों ने चाहे वीडियो देखी है पहले की या नहीं देखी है, उन लोगों को एटलीस्ट इसका तो आंसर आता ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नोट्स में भी मैंने आप लोगों को इसकी 2-2 पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका आंसर है वो, सॉरी, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है आर्थिक कठिनाई और अकाल। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रकाशन के विचार। तीसरा, नई कुलीनता की स्थापना। चौथा ऑप्शन है सामाजिक असमानता और अन्याय। तो यहाँ पर अगर आप सही से चीजें पढ़ के आए हैं तो देखिए, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कारण नहीं है, तो आर्थिक कठिनाई तो हो ही रही थी, तो ये ऑप्शन तो है, ठीक है। बी ऑप्शन, प्रकाशन के विचार। देखिए, आपको पता है नए नए विचार विकसित हो रहे थे उस टाइम पे, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका है। तीसरा ऑप्शन, नई कुलीनता की स्थापना, तो ये ऑप्शन अभी नहीं लग रहा, लास्ट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। सामाजिक असमानता और अन्याय, तो ये वाला भी मतलब कारण था, जो आपका फ्रांसीसी क्रांति के होने का कारण था। लेकिन देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चंस में एलिमिनेट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चंस होते, यही ऑप्शंस होते, ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए, जो लास्ट में आपको आंसर तक ले जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो देखने में सारी चीजें अगर आप देखोगे तो तीनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। एक ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो रहा है, नई कुलीनता की स्थापना,
ये ऑप्शन हमारा नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नई कुलीनता की स्थापना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपके अगर डाउट आ रहे हो तो वो भी आपके क्लियर हो जाए। फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक कठिनाई, समानता को बढ़ावा देने वाले प्रकाशन, विचारों और सामाजिक असमानताओं से प्रेरित थी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए, आर्थिक कठिनाइयां, समानता को बढ़ावा देने वाले प्रकाशन और विचार सामाजिक असमानताओं से प्रेरित थी। लेकिन नई कुलीनता की स्थापना एक कारण नहीं था, बल्कि क्रांति के उग्र चरण का परिणाम था। क्या था, ये नई कुलीनता की जो स्थापना थी वो उग्र चरण का परिणाम था, ना कि फ्रांसीसी क्रांति का। होप सो आप लोगों के डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 36, जो है आपका, वाटरलू में पराजय के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ। ऑप्शन है उसे फांसी दे दी गई, बी ऑप्शन है उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित किया गया, सी ऑप्शन है उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया, डी ऑप्शन है और वह फ्रांस में सत्ता में वापस आया। तो यहाँ पर अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हेलेना द्वीप पर उन्हें निर्वासित किया गया था। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में पराजित होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था, जो दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में एक दूरस्थ द्वीप है, जहां उन्होंने 1821 में अपनी मृत्यु तक निर्वासन में जीवन व्यतीत किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखा है, वैसे एनसीईआरटी में इतना सारा चीजें आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बच्चे इस तरीके से बोलते हैं कि मैम हमें डिटेल में सारी चीजें, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज को कोशिश की है कि आपका जितने भी क्वेश्चन इन डीप बन सकते हैं वो सारी चीजें रखी जाए। और एक चीज याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में आपको 3-4 चीजें और पता चल रही हैं, तो इसलिए जरूर वीडियोस को, लेक्चर्स को पूरा देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहे। ठीक है, तो मृत्यु कब हुई थी इसकी, बोनापार्ट की, तो ये आपकी 1821 में हुई थी। और कहाँ हुई थी आपको पता है ना, सेंट हेलेना द्वीप पर। ये क्वेश्चंस भी आपसे, देखिए एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा हमें को नहीं पता, हमें तैयार रहना है हर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखें तो हमारा नेक्स्ट है, कौन सी आर्थिक समस्या फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में योगदान करती थी। ऑप्शन है आपके पास, उच्च मुद्रास्फीति और कर्ज, सामानों का अधिक उत्पादन, आर्थिक उछाल और समृद्धि, और वाणिज्यिक घाटा। तो यहाँ पर अगर आप सही से चीजें देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उच्च मुद्रास्फीति और कर। ठीक है, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उच्च मुद्रास्फीति और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्ज फ्रांसीसी क्रांति में शुरुआत में योगदान देने वाली प्रमुख आर्थिक समस्या थी। वित्तीय संकट ने सामाजिक अशांति और सामान्य लोगों के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, जिसमें कि हम बात करेंगे सार्वजनिक सुरक्षा समिति क्या थी। ऑप्शन है आपके पास, एक समूह जो आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देता था, बी ऑप्शन है आपका, एक उग्र सरकारी निकाय जो आतंक के शासन के दौरान आदेश बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, सी ऑप्शन है शांति संधियों पर बातचीत करने के लिए एक कूटनीति समिति, डी ऑप्शन है आपका, क्रांति की निगरानी करने वाले सैन्य नेताओं का समूह। तो यहाँ पर अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एक उग्र सरकारी निकाय जो आतंक के शासन के दौरान आदेश बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो सार्वजनिक सुरक्षा समिति एक उग्र सरकारी निकाय था जिसने आतंक के शासन के दौरान आदेश को बनाए रखने, क्रांति की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इसका नेतृत्व रोबोस्पियर जैसे व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इसे अपनी कठोर नीतियों के लिए जाना जाता है। तो इसका अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि सार्वजनिक सुरक्षा समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, तो रोबोस्पियर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है, जिसमें कि हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। देखिए डीएसएसबी का एक प्रीवियस ईयर पेपर जब मैं देख रही थी तो यहाँ पर उनकी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ठीक है, और ऑलमोस्ट टाइम महिलाओं से एक ना एक क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति का आता ही आता है, चाहे उनकी परसेंटेज से रिलेटेड पूछ लें या उनकी भूमिकाओं से रिलेटेड पूछ लें या फिर उससे फ्रांसीसी क्रांति में जितनी भी चीजें थी उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं की क्या भूमिका थी? ऑप्शन है आपके पास, वह मुख्य रूप से सैन्य नेतृत्व के लिए जिम्मेदार थी। बी ऑप्शन है आपका, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और अपने अधिकारों की वकालत की। सी ऑप्शन है, उन्होंने राजा के सलाहकार के रूप में कार्य किया। डी ऑप्शन है, उन्हें मुख्य रूप से राजनीतिक गतिविधियों से बाहर रखा गया। तो यहाँ पर अगर आप सही से चीजें पढ़ के आए हो तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और अपने अधिकारों की वकालत की। चलिए अब देख लेते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे कि वर्साई पर महिलाओं की मार्च में भाग लेकर और अपने अधिकारों की वकालत करके। हालांकि उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वह सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए प्रेरक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम बात करें तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके पास ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है आपके पास नेपोलियन की पराजय के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना। बी ऑप्शन है फ्रांस में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। सी ऑप्शन है युद्धरत देशों के बीच शांति संबंधी पर बातचीत करना। यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर अगर आप सारे को देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेपोलियन की पराजय के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? तो आप बोल सकते हो कि वियना सम्मेलन। ठीक है, उद्देश्य आपको पता चल गया। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि और भी डाउट आपके क्लियर हो जाए। वियना सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 1814 से 1815 तक में आयोजित किया गया था। नेपोलियन की पराजय के बाद नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना उद्देश्य था। इसका उद्देश्य यूरोपियों में शक्ति संतुलन को बहाल करना, राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खींचकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतियों के लिए एक ढांचा स्थापित करके आगे के संघर्षों को रोकना। तो यहाँ पर आपने सारी डिटेल वाइज देख ली, कब से कब तक हुआ? तो 1814 से 1815 तक आयोजित किया गया और इसमें पराजय किसकी पराजय के बाद? तो नेपोलियन की पराजय के बाद। और मुख्य उद्देश्य क्या था? नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका वही था। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1789 में स्टेट जनरल को बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है एक नया संविधान तैयार करने के लिए। बी ऑप्शन है वित्तीय संकट को संबोधित करने के लिए। सी ऑप्शन है राजकीय आदेशों को लागू करने के लिए। डी ऑप्शन है आपका एक नया कानूनी कोड तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप सही से चीजें पढ़ के आए हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वित्तीय संकट को संबोधित करने के लिए इसे किया गया था। अब बात करें इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो 1789 में स्टेट जनरल को मुख्य रूप से फ्रांस के सामने मौजूद गंभीर वित्तीय संकट को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कर्ज और आर्थिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना, लेकिन यह अंततः व्यापक क्रांतिकारी मार्गों का मार्च बन गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, सितंबर हत्याकांड क्या था? ऑप्शन है आपके पास पेरिस में राजनीतिक कैदियों की एक श्रृंखला में फांसी। बी ऑप्शन है राजशाही के महलों का विनाश, फ्रांसीसी कुलीनता द्वारा एक विद्रोह और डी ऑप्शन है पड़ोसी देशों के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है
वो आपका ए सही हो जाएगा, जिसमें कि हम पेरिस में राजनीतिक कैदियों की एक श्रृंखला में फांसी। डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो आपका देखिए, सितंबर हत्याकांड क्या था आपका 1792 में के सितंबर हत्याकांड एक श्रृंखला में हिंसक घटना थी, जिसमें क्रांतिकारी भीड़ ने पेरिस में राजनीतिक कैदियों पर हमला किया और उन्हें फांसी दी। यह फ्रांसीसी क्रांति के उग्र चरण का हिस्सा था और उस समय की तीव्र क्रांतिकारी उत्तेजना को दर्शाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, नेपोलियन कोड का महत्व क्या था? अगर बात करें तो ए ऑप्शन है आपका, इसने फ्रांस में सामंतवादी कानूनों को पुनः लागू किया। बी ऑप्शन है, यह फ्रांस का पहला लिखित संविधान था। सी ऑप्शन है, इसने फ्रांसीसी नागरिक कानूनों को संहिताबद्ध किया और अन्य कानूनी प्रणालियों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। डी ऑप्शन है, इसने महिलाओं के सभी कानूनी अधिकारों को समाप्त किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर बात करेंगे, इसने फ्रांसीसी कानूनों को संहिताबद्ध किया और अन्य कानूनी प्रणालियों के लिए एक मॉडल रूप तैयार किया। अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपका। नेपोलियन कोड जो 1804 में स्थापित किया गया था, एक व्यापक नागरिक कानून का सेट था, जिसने फ्रांस में कानूनी सिद्धांतों को मानकीकृत किया और इसकी स्पष्टता और संरचना के कारण यह दुनिया भर की कानून प्रणालियों के लिए एक मॉडल रूप में बना दिया गया था। ठीक है, बात करें नेपोलियन कोड कब बनाया गया था, तो 1804 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? फ्रांस में कानूनी सिद्धांतों को मानकीकृत करना। ठीक है, और ये एक मॉडल के रूप में दुनिया भर में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब की भूमिका क्या थी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए है आपका, विरोधी धड़ों के बीच, धड़ों या कह लीजिए गुटों, ठीक है, गुटों के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के लिए। बी ऑप्शन है, सामाजिक और आर्थिक सुधारों को स्थापित करने के लिए। सी ऑप्शन है आपका, क्रांति के उग्र चरण का नेतृत्व करने और कठोर नीतियों को लागू करने के लिए। डी ऑप्शन है, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो सी हो जाएगा, क्रांति के उग्र चरण का नेतृत्व करने और कठोर नीतियों को लागू करने के लिए किया गया था। बात करें इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो जैकोबिन क्लब एक राजनीतिक समूह था जिसने फ्रांसीसी क्रांति के उग्र चरण के दौरान केंद्रीय भूमिका निभाई। रोबेस्पियर जैसे नेताओं के तहत उन्होंने उग्र नीतियों को लागू किया और आतंक के शासन में अपनी भूमिका के लिए जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही होंगी, और मैं बार बार ही कह रही हूँ, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत लगती है सारी चीजों को मेंटेन करने में, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है आपके पास, सैन्य हार और आर्थिक परेशानियां। बी ऑप्शन है आपके पास, घरेलू राजनीतिक अशांति। सी ऑप्शन है, फ्रांस में एक नई सरकार की स्थापना। डी ऑप्शन है, विदेशी शक्तियों का समर्थन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सैन्य हार और आर्थिक परेशानियां। ठीक है, टेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। नेपोलियन का पतन मुख्य रूप से सैन्य हारों जैसे कि विनाशकारी रूसी अभियान और आर्थिक परेशानी के संयोजन के कारण हुआ। इसमें महाद्वीपीय प्रणाली की विफलता शामिल थी। ये कारक उसके साम्राज्य को कमजोर कर दिए
और इन्हीं कारकों की वजह से उसका जो साम्राज्य था वो कमजोर हो गया था और इसी का ही रीजन हुआ कि उसका पद त्याग का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 46 है, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने में सबसे सक्रिय सामाजिक समूह कौन था? ऑप्शन है कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और डी किसान वर्ग। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि है बुर्जुआ वर्ग। और अब बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, या कह लीजिए इस पूरे क्वेश्चन के बारे में, तो बुर्जुआ या मध्य वर्ग क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने में अत्यंत सक्रिय था। वह प्रकाशन विचारों से प्रभावित थे और फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभिक चरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके पास यूरोपीय देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है ब्रिटेन को आर्थिक रूप से अलग करने के लिए इसके साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, सी ऑप्शन है यूरोप में एक एकीकृत मुद्रा स्थापित करना, डी ऑप्शन है उपनिवेशीय विस्तार को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन को आर्थिक रूप से अलग करने के लिए इसके साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। अब बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की। महाद्वीपीय प्रणाली एक आर्थिक अवरोध थी जिसका उद्देश्य ब्रिटेन को आर्थिक रूप से अलग करना था। यूरोपीय देशों को इसके साथ व्यापार से रोककर नेपोलियन को उम्मीद थी कि इससे ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सकेगा और उसे शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, जो है कौन सी लड़ाई ने नेपोलियन के शासन के अंत को चिन्हित किया? तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अभी भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, चैप्टर में भी ये चीजें डिटेल में आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बता रही हूं, एस्टुलिस की लड़ाई, लिपिजिंग की लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी बोरोडिनो की लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी आपका वाटरलू की लड़ाई। तो यहाँ पर सबके ही आंसर सही आए होंगे, होप सो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो कि है वाटरलू की लड़ाई। इससे पहले भी हमने अभी पढ़ा है, अब डिटेल में और जान लेते हैं। 18 जून 1815 को लड़ी गई वाटरलू की लड़ाई ने नेपोलियन के शासन के अंत को चिन्हित किया। इस लड़ाई में उसकी हार ने उसके पद त्याग और सेंट हेलेना पर निर्वासन की स्थिति को जन्म दिया और जहां उसने अपने जीवन के शेष वर्ष बिताए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 49, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक के शासन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस पर विदेशी सेनाओं का आक्रमण करना, ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक शक्ति संघर्ष और क्रांति की सुरक्षा के लिए उग्र उपाय, सी ऑप्शन है आपका आर्थिक संकट और खाद्य की कमी, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी नेताओं की हत्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आंतरिक शक्ति संघर्ष और क्रांति की सुरक्षा के लिए उग्र उपाय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर आपका आतंक का शासन मुख्य रूप से आंतरिक शक्ति और संघर्षों और क्रांतिकारी सरकार द्वारा क्रांति की सुरक्षा के लिए उठाए गए उग्र उपायों द्वारा प्रेरित था। इसमें व्यापक हत्याएं और राजनीतिक सफाई शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, होप सो। तो बात करें जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोपीय राजशाही पर क्या प्रभाव पड़ा?
ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, इसने लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार और राजशाहियों की कमी को जन्म दिया। बी ऑप्शन है आपका, इसने यूरोप भर में राजशाहियों की शक्तियों को मजबूत किया। सी ऑप्शन है, इसका यूरोपीय राजशाहियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। इसने यूरोप में नई राजशाहियों की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो है आपका, इसने लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार और राजशाहियों की कमी को जन्म दिया। तो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपका। डिटेल एक्सप्लेनेशन में अगर बात करें, फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा देकर और पारंपरिक राजशाही शक्ति को कमजोर करके यूरोपीय राजशाहियों पर गहरा प्रभाव डाला। इसने पूरे यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया और पूर्ण राजशाहियों के अंत में योगदान दिया। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का होगा वो होगा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का कौन सा है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसमें थोड़े से मैंने क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, तो होप सो आप लोगों को 50+ ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक आपको कैसा सारी चीजें लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी कोई डिटेल, बाकी अगर नोट से रिलेटेड कोई डिटेल जाननी है या कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना पूछ सकते। देखिए अब यहाँ पर ये फ्रांसीसी क्रांति वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते थे वो सारे ही मैंने आपको करवा दिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जो 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो को अगर थोड़ा सिंसियरली देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे चैप्टर से रिलेटेड भी, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो नोट से रिलेटेड या फिर कोई सी भी चीज से रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले आप लोगों का सारी चीजें आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड कर दी जाए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर